चलिए आज के इस सेशन में एक बहुत ही खास और दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। हम उन बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स को डिकोड करने वाले हैं जो एक ह्यूमन बॉडी को हर वक्त जिंदा और बिल्कुल एनर्जेटिक बनाए रखते हैं। सोचने वाली बात है कि एक सिंपल सी खाने की प्लेट और एक पूरी मैराथन दौड़ने की एनर्जी, इनके बीच आखिर कनेक्शन क्या है? दरअसल ये एक बहुत ही शानदार और कभी न रुकने वाला सफर है। एक ऐसा सफर जहां फ्यूल यानी खाना अंदर जाता है, टूटकर एनर्जी में बदलता है और फिर बॉडी के हर एक छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक कोने तक बड़ी ही सावधानी से पहुंचाया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आज हम इन 5 मेन हिस्सों पर फोकस करेंगे। पहला, द बेसिक्स ऑफ लाइफ, फिर द डाइजेशन जर्नी, उसके बाद एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी, फिर द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और आखिर में द पंपिंग हार्ट। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, द बेसिक्स ऑफ लाइफ। चलिए बायोलॉजी के बिल्कुल नींव पर चलते हैं और देखते हैं कि लाइफ को सस्टेन करने का यानी जिंदा रहने का आखिर बेसिक मतलब है क्या। आजकल हमें लग सकता है कि फोन पर लगातार स्क्रॉल करना एक बहुत ही एसेंशियल काम है, लेकिन सच तो ये है कि असली लाइफ प्रोसेस वो बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिनके बिना लिटरली काम नहीं चल सकता। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन की। ये वो बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहने के लिए बिना किसी रुकावट के करता ही रहता है। अब देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट कितना इंटरेस्टिंग है। ये एग्जैक्टली वही 5 स्टेप्स हैं जो हम इंसान और यहाँ तक कि एक छोटा सा अमीबा भी सॉलिड खाने को पचाने और इस्तेमाल करने के लिए फॉलो करते हैं। इंजेक्शन से शुरू होकर डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और आखिर में अनडाइजेस्टेड खाने को बाहर निकालने के लिए इजेशन, सब में सेम प्रोसेस। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द डाइजेशन जर्नी। चलिए अब एक टेस्टी सी खाने की बाइट के सफर को ट्रैक करते हैं। सोर्स मटेरियल के एग्जाम्पल के हिसाब से मान लीजिए हम एक हेल्दी लौकी की सब्जी खा रहे हैं। देखते हैं इसका ये इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शुरू होता है। वैसे अक्सर यही माना जाता है कि खाना तो सीधा पेट में पचता है, लेकिन डाइजेशन दरअसल आपके मुंह से ही शुरू हो जाता है। जैसे ही खाने को चबाया जाता है और वो सलाइवा के साथ मिलता है, वहां मौजूद सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम उस कॉम्प्लेक्स स्टार्च को वहीं तोड़ना शुरू कर देता है। फिर ये खाना ईसोफेगस से होते हुए एक रिदमिक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए आगे बढ़ता है, बिल्कुल एक वेव की तरह। खैर, अब जैसे ही खाना पेट में पहुंचता है, उसकी मुलाकात होती है 3 अनोखे किरदारों से। इन्हें हम पेट के 3 भाई भी कह सकते हैं। पहला है HCl, जो एक एसिडिक माहौल बनाता है और जर्म्स को खत्म करता है। दूसरा भाई है म्यूकस, जो स्टमक की अंदरूनी परत को इस खतरनाक एसिड से जलने से बचाता है। और तीसरा है पेप्सिन, जो प्रोटीन्स को पचाने का काम करता है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि पेप्सिन सिर्फ तभी काम करेगा जब HCl वहां एसिडिक एनवायरनमेंट बनाएगा। है ना अमेजिंग टीम वर्क। उसके बाद खाना पहुंचता है 7 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन में। सोचिए 7 मीटर, वहां 2 बायोलॉजिकल गुंडे यानी लिवर और पैंक्रियाज अपनी एंट्री लेते हैं। लिवर बाइल जूस भेजता है ताकि खाना एल्कलाइन बन सके और बड़े फैट मॉलिक्यूल्स आसानी से टूट सकें। दूसरी तरफ पैंक्रियाज अपने एंजाइम्स छोड़ता है, प्रोटीन्स के लिए ट्रिप्सिन, फैट्स के लिए लाइपेज और कार्ब्स के लिए एमाइलेज। इस तरह से वहां बचे खुचे खाने का पूरा डिसमेंटलिंग हो जाता है। अब डाइजेशन तो हो गया, लेकिन उन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी यूज कैसे करेगी? यहीं एंट्री होती है विलाय की। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे फिंगर जैसी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होती हैं। इनका काम है सरफेस एरिया को बढ़ा देना ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स सीधे हमारी ब्लड स्ट्रीम में बहुत ही एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो जाएं। और हाँ, जो वेस्ट बच जाता है उसे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ आगे भेज दिया जाता है। तो अब बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, एक्सट्रैक्टिंग द एनर्जी। डाइजेस्ट किया हुआ ये खाना अपने आप में तब तक बेकार है जब तक इसमें ऑक्सीजन का स्पार्क ना लगे, और यही चीज हमें सीधा रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ ले जाती है। यहां एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लियर करना जरूरी है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों सेम नहीं हैं। ब्रीथिंग सिंपली हवा को अंदर बाहर लेने का एक फिजिकल प्रोसेस है बस, जबकि रेस्पिरेशन वो बायोकेमिकल मैजिक है जो हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर चल रहा है। यही वो प्रोसेस है जहां असलियत में ऑक्सीजन का यूज करके खाने से ATP यानी एनर्जी बनाई जाती है। इसी से हमें समझ आता है कि एक हैवी वर्कआउट के बाद अचानक से मसल्स में क्रैम्प क्यों आ जाते हैं।
होता क्या है, बॉडी को उस वक्त उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उससे स्विच करके एनारोबिक रेस्पिरेशन पर चली जाती है। ऑक्सीजन के बिना एनर्जी तो बन जाती है, लेकिन बाय प्रोडक्ट के तौर पर लैक्टिक एसिड इकट्ठा होने लगता है, और बस यही लैक्टिक एसिड उन दर्दनाक मसल क्रैम्प्स का कारण बनता है। तो फिर ये ऑक्सीजन अंदर एग्जैक्टली ट्रैवल कैसे करती है? ये रास्ता काफी स्पेसिफिक है। नॉस्ट्रल से हवा अंदर जाती है, फैरिंग्स और लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया तक पहुंचती है। ट्रैकिया, जो कार्टिलेज के रिंग्स की वजह से हमेशा खुला रहता है, वहां से हवा ब्रोंकाई में जाती है और फाइनली एल्वियोलाई में पहुंचती है, जो छोटे छोटे बलून्स जैसे माइक्रोस्कोपिक सैक्स होते हैं। और यहां से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, द ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। अब हमारे पास डाइजेस्टेड फ्यूल भी है और इनहेल की हुई ऑक्सीजन भी। अब इन्हें आपस में कनेक्ट करना होगा, जिसके लिए बॉडी अपने अल्टीमेट लॉजिस्टिक सिस्टम को यूज करती है। इन पतली दीवारों वाले एल्वोलाई के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी चल रही होती है। सोर्स मटेरियल ने इसे बिल्कुल सही नाम दिया है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की लव स्टोरी। रेड ब्लड सेल्स का जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सीजन का इतना दीवाना है कि जैसे ही ऑक्सीजन आती है वो उसे तुरंत लपक लेता है, और जो वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड है उसे वहीं एल्वोलाई में ड्रॉप कर देता है ताकि वो सांस के जरिए बाहर निकल जाए। अब देखते हैं कि ये फ्रेश ऑक्सीजन वाला खून आगे कैसे जाता है। ये मोटी दीवारों वाली आर्टरीज के जरिए काफी हाई प्रेशर में दिल से निकलकर बॉडी के हर कोने तक पहुंचाया जाता है, और जब सेल्स वो सारी ऑक्सीजन यूज कर लेते हैं तो वो बिना ऑक्सीजन वाला खून पतली दीवारों वाली वेन्स के जरिए वापस आता है। वेन्स में स्पेशल वॉल्व्स लगे होते हैं जो एक तरफा रास्ते की तरह काम करते हैं। ये वॉल्व्स मेक श्योर करते हैं कि ब्लड स्लो होने के बावजूद कभी भी गलती से पीछे की तरफ ना बहे। अब देखते हैं पांचवा और आखिरी हिस्सा, द पंपिंग हार्ट। ये इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क चल तो रहा है, लेकिन इसके पीछे का सेंट्रल इंजन आखिर कैसा है? हमारा दिल दरअसल एक मुट्ठी के साइज का मस्कुलर पंप होता है, जो स्ट्रिक्टली 4 अलग अलग चेंबर्स में डिवाइड किया गया है। ऊपर का लेफ्ट एट्रियम और नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजन से भरे साफ खून को रिसीव करते हैं और पंप करते हैं। वही दूसरी तरफ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल बिना ऑक्सीजन वाले डीऑक्सीजनेटेड खून को हैंडल करते हैं। और इन दोनों हिस्सों के बीच में एक दीवार होती है जिसे सेप्टम कहते हैं। ये सेप्टम ही ये गारंटी देता है कि साफ और गंदा खून गलती से भी आपस में मिक्स ना हो। अब ब्लड फ्लो का ये कॉम्प्लेक्स रास्ता याद रखना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन यहाँ सोर्स मटेरियल ने एक बहुत ही बढ़िया और मजेदार ट्रिक बताई है। बस एक छोटी सी सिचुएशन इमेजिन कीजिए। मशहूर बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु एक वीडियो कॉल कर रही हैं और उनका कनेक्शन थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो कहती हैं, पीवी सिंधु सेज आयो वीसी पा। ये ट्रिक पूरे साइकिल को कितना आसान बना देती है, देखिए। पीवी यानी पल्मोनरी वेन, जो साफ ऑक्सीजन वाला खून दिल में लाती है। फिर एवाई यानी एओर्टा, जो इस साफ खून को पूरी बॉडी में पंप कर देती है। फिर वीसी यानी वेना कावा, जो उस यूज हो चुके डीऑक्सीजनेटेड खून को वापस दिल में लाती है। और आखिर में पीए यानी पल्मोनरी आर्टरी, जो इस गंदे खून को वापस फेफड़ों या लंग्स तक ऑक्सीजन लेने भेज देती है। साइकिल कंप्लीट। इन सब को देखने के बाद सच में दिमाग चकरा जाता है। बस एक बार सोचिए, कैसे खरबों माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स हर एक सेकंड बिना किसी गलती के एक परफेक्ट तालमेल में काम कर रहे हैं ताकि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा और चलता फिरता रह सके। क्या ये बात हैरान करने वाली नहीं है कि लाइफ की ये अजीम और टोटली सिंक्रोनाइज्ड फैक्ट्री इस वक्त भी हमारी बॉडी में बिल्कुल खामोशी से और नॉन स्टॉप अपना काम कर रही है?